नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट के बारे में, बायलॉज के बारे में, सर्कुलर नोटिफिकेशंस, पॉलिसीज के बारे में हम चर्चा करते रहते हैं। तो आज हमारे पास में एक बहुत ही बेसिक मुद्दा है कि लेटर ऑफ अलॉटमेंट क्या होता है। लेटर ऑफ अलॉटमेंट के अंदर में जो कंटेंट होता है, हम शेयर सर्टिफिकेट तो ले लेते हैं, लेटर ऑफ अलॉटमेंट तो ले लेते हैं, मगर उसके अंदर की कंटेंट को कभी समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आज स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपके फ्लैट्स के राइट्स के बहुत ही एक अहम हिस्सा है। आपको ये जानना चाहिए। जो बायलॉज नंबर 24A में और 75A के बेस में जो अपेंडिक्स ये बनाया गया है, अपेंडिक्स नंबर 12, ये है लेटर ऑफ अलॉटमेंट, जो आपको सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी भी दे सकता है और चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी भी आपको ये इशू कर सकता है। ठीक है। तो अगर आप कोई इंडिविजुअल हो, कोई श्रीमान है, कोई श्रीमती है, तो दोनों को इशू किया जा सकता है, या फिर कोई एक कंपनी, ठीक है, हो सकता है कोई पार्टनरशिप कंपनी हो, कोई एलएलपी हो, या कोई कंपनी हो, तो उनको भी ये इशू किया जा सकता है। वो भी सोसाइटी के मेंबर बन सकते हैं। तो उनको सेक्रेटरी और चेयरमैन उनको एड्रेस करते हुए ये इशू कर सकते हैं। सो उनको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि यू आर द मेंबर ऑफ, कि ये सोसाइटी का नाम क्या है और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन कौन से डेट में हुआ था और किसके अंडर में ये रजिस्ट्रेशन हुआ है। जैसे ये जॉइंट रजिस्ट्रार है, डिप्टी रजिस्ट्रार है, जिसके भी अंडर में, जिसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर में ये रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो वो उस लेटर ऑफ अलॉटमेंट में लिखा रहेगा। ठीक है। एड्रेस ऑफ योर फ्लैट, जो फ्लैट आपको अलॉटमेंट किया जा रहा है उसका एड्रेस रहेगा, और उस फ्लैट का एरिया कितना है, 200 स्क्वायर फीट, 400, 500, 1000 स्क्वायर फीट का है, तो वो उसमें मेंशन किया जाएगा। शेड फ्लैट मतलब जो फ्लैट आपको अलॉटमेंट हो रहा है, डीम टू हैव बीन अलॉटेड, ये माना जाएगा कि आपको ये अलॉटमेंट हो गया। किसके अंडर में? बायलॉज नंबर 75A। 75A क्या बोलता है कि जब भी ये फ्लैट आप ये परचेज कर रहे हो, या फिर आपको किसी मीन से ये ट्रांसफर हो रहा है, हो सकता है फैमिली के लोगों से भी आपको ये ट्रांसफर हो सकता है, तो यहाँ पे 75A बायलॉज के अंदर में जो प्रोविजन है इसके बेस पे हो रहा है। और दिस फ्लैट इज डीम्ड टू बी अलॉटेड, अगर आपने ये परचेज किया है, परचेज कौन से बेस पे? सेक्शन 4 ऑफ द मोफा महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लैट्स एक्ट के बेस पे, या आपको अगर ये सोसाइटी ट्रांसफर कर रही है फ्रॉम एक फैमिली मेंबर से दूसरी किसी फैमिली मेंबर को ट्रांसफर हो रहा है, या प्रीवियस ओनर से किसी दूसरे एक ओनर को वो ट्रांसफर हो रहा है, ऑन ड्यू प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ही। ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट किससे किसको हो रहा है, तो ये भी यहाँ पे आपका मेंशन किया जाएगा। एज अप्रूव्ड बाय दी कमिटी और द जनरल बॉडी मीटिंग हेल्ड ऑन। इसका मतलब क्या? सेक्रेटरी आपको डायरेक्टली, आपने सारा प्रोसीजर कर लिया, आपने, ठीक है, एंट्रेंस फीस भर लिया, आपने फ्लैट का पैसा अमाउंट दे दिया, एग्रीमेंट फॉर सेल कर लिया, सेल डेट कर लिया, जितने भी रिक्विजिट्स वगैरह आपने अंडरटेकिंग दे दिया, इंडेमनिटी बॉन्ड दे दिया, क्या आपको फ्लैट सेक्रेटरी ट्रांसफर कर देगा? क्या आपको चेयरमैन ट्रांसफर कर सकता है? चेयरमैन के पास में या सेक्रेटरी पास में इंडिविजुअल अपने पावर्स नहीं है। द पावर्स इज डिराइव्ड बाय द मीटिंग, बाय द डिसीजन ऑफ द जनरल बॉडी, और द मीटिंग और द डिसीजन ऑफ द इंटरनल मैनेजिंग कमिटी। तो कमिटी के सारे मेंबर्स मिलके जो डिसीजन लेंगे वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग में एंटर होगा, या जनरल बॉडी, चाहे वो स्पेशल जनरल बॉडी हो या एनुअल जनरल बॉडी हो, जो वो डिसाइड करेंगे, और वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग में एंटर होने के बाद, ड्राफ्ट मिनट्स बनने के बाद, उसका कंफर्मेशन होने के बाद, फिर उसको संज्ञान लेने के बाद ही ये डिसीजन लिया जाएगा। और उसके बेस पे ही जब सारी चीजें फैक्ट्स रिकॉर्डेड हो जाए, तो सेक्रेटरी और द चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी विल इश्यू द मेंबर और द प्रपोज्ड मेंबर द लेटर ऑफ अलॉटमेंट बेस्ड ऑन द अपेंडिक्स 12 एंड बायलॉज 24A एंड 75A ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग या जनरल बॉडी की मीटिंग कौन से डेट पे हुई थी, जिसके बेस पे आपको ये लेटर ऑफ अलॉटमेंट इशू किया जा रहा है। यू में एंजॉय द राइट्स। अब आपको ये पोजीशन मिलने वाला है, आपको लेटर ऑफ अलॉटमेंट दिया जा रहा है, आपको ये फ्लैट अलॉट कर दिया गया, और फ्लैट जिस प्लॉट के ऊपर है वो आपको अलॉट कर दिया गया, और आप अपने राइट्स को एंजॉय कर सकते हो अंडर द प्रोविजंस ऑफ द बायलॉज नंबर 24A। ठीक है। तो बायलॉज नंबर 24A एंड 75A बोथ आर, ये इनके बेस पे ही आपको ये इश्यू किया जा रहा है।
और बायलॉज नंबर 24A में ये बताता है कि 75A के बेस पे जो भी है आपको ये लेटर ऑफ अलॉटमेंट मिल रहा है, आप अपने राइट्स वगैरह एंजॉय कर सकते हो, मगर सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस की जो टर्म्स एंड कंडीशन दैट हैज बीन सेट आउट इन द लेटर ऑफ अलॉटमेंट, उसके बेस को उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं कि सो लॉन्ग एज द फ्लैट इन योर, जब तक फ्लैट आपके नाम पे है, ठीक है, इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सोसाइटी, हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करते हैं, मैनेजिंग कमेटी जो मेंटेन करती है, जब तक फ्लैट आपके नाम पे है, द राइट्स ऑफ ऑक्यूपाइंग द फ्लैट शैल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रोविजन। इसके अंदर जो आप अपने राइट्स एंजॉय कर रहे हो, कभी आप जीबी अटेंड कर रहे हो, घर पे वहां पे कोई चेंजेस कर रहे हो, या किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, या आपके नाम पे शेयर्स है, या और कुछ भी आप कर रहे हो, ठीक है, जो भी आपका इलेक्शन में आप कॉन्टेस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मगर वो राइट्स इज सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग। क्या है वो, कि आपको अगर भाड़े पे चढ़ाना है, या किसी को केयर टेकर बेसिस पे देना है, लीव एंड लाइसेंस वगैरह करना है, या किसी भी तरीके से यू आर पार्टिंग ऑफ फ्रॉम दी पोजीशन ऑफ दी फ्लैट, आप उसमें नहीं रह रहे हो, आपकी फिजिकल प्रेजेंस उसमें नहीं रह रही है, तो उस केस में आपके बायलॉज की तरह वो गवर्न होगा, जो भी बायलॉज में लिखा हुआ होगा, या सब्सिक्वेंटली जो भी मॉडिफिकेशन होगा, एंड इट इज अप्रूव्ड फ्रॉम द रजिस्टरिंग अथॉरिटी। मेंटेनेंस, फ्लैट में अगर आप कुछ कर रहे हो, ठीक है, कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस वगैरह कर रहे हो, या कोई एडिशन ऑल्ट्रेशन कर रहे हो, ऐसे नहीं कि 1 BHK को आपने 2 BHK बना दिया, हवा में कुछ और एक फ्लैट आपने निकाल दिया, आप स्ट्रक्चर को वहां पे वीक कर रहे हो, दूसरों की लाइफ को भी एंडेंजर कर रहे हो उसी फ्लोर के ऊपर। अवॉइडिंग एनी काइंड ऑफ न्यूइसेंस, ठीक है, अनॉयंस और इनकन्वीनियंस टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, आप वहां पे कोई धमाल नहीं मचा रहे हो, कोई न्यूइसेंस क्रिएट नहीं कर रहे हो, कोई उपद्रव नहीं कर रहे हो कि जोर जोर से म्यूजिक लगाया, 10 कुत्ते ला के आपने वहां पे पाल रखे, स्ट्रे डॉग्स, या कोई आप दारू का बिजनेस वहां से चला रहे हो, पूरी दारू की दुनिया भर की आपने दारू जमा कर रखी है, कंबसिबल मटेरियल आपने जमा करके रखा हुआ है, या कोई और ऐसी उल्टी सीधी हरकत आप उसमें कर रहे हो। ठीक है, स्टॉकिंग ऑफ दी और स्टोरिंग ऑफ द काइंड्स ऑफ गुड्स दैट इज which is combustible, obnoxious or for permission of which the authority, लोकल अथॉरिटी की जिसका आपका परमिशन चाहिए, या किसी भी और दूसरी अथॉरिटी की आपकी परमिशन चाहिए, बहुत कोई स्मेल वहां से निकल रहा है, या ऐसी कोई चीज डेंजरस है, या कोई जलने वाली चीज है, उसका आप स्टोरेज कर रहे हो, तो ये भी परमिसेबल नहीं है। ठीक है, पेमेंट ऑफ द चार्जेस ऑफ द सोसाइटी, आपको बराबर भरते रहना है, जो भी आपकी पेमेंट्स है, या कोई भी ड्यूज है, या जिससे आपको ट्रांसफर हो रहा है, कोई भी ड्यूज सोसाइटी का रहना नहीं चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं पे होल्डिंग मोर देन 1 फ्लैट, इसका भी कोई रेस्ट्रिक्शंस हो सकता है। फिर उसके बाद चार्जेस ऑफ द सोसाइटी जो भी जब भी है वो आपको भरते रहना है, सर्विस चार्जेस हो, मेंटेनेंस चार्जेस हो, कोई कंस्ट्रक्शन चार्जेस हो, ये आपको भरते रहना है। ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स एंड योर इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी, अगर आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, किसी को दूसरे को सेल कर रहे हो, या फैमिली का कोई दूसरा मेंबर हो उसको अगर वो जा रहा है, किसी भी कंडीशंस में यहाँ पे भी बायलॉज के प्रोविजंस वगैरह वो गवर्न होंगे, उसको भी फॉलो करते रहना है, उसी बेस पे आपको लेटर ऑफ अलॉटमेंट इश्यू किया जा रहा है। ठीक है, एंड यूज ऑफ द फ्लैट फॉर द पर्पस फॉर विच इट हैज बीन अलॉटेड टू यू, इसका मतलब जिस चीज के लिए आपको फ्लैट अलॉट किया है उसी के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। यू कैन नॉट हैव ऑल्सो द चेंज ऑफ यूजर, या किसी और पर्पस के लिए आप उसको यूज करोगे। रेसिडेंशियल है तो रेसिडेंशियल के लिए भी आपको यूज करना पड़ेगा, कहीं कहीं पे रेसिडेंशियल कम कमर्शियल सोसाइटी है, तो वहां पर अगर कमर्शियल है तो वो वहां पर कमर्शियल के लिए यूज करोगे, ना कि रेसिडेंशियल के लिए उसको यूज किया जाएगा। एंड एनी अदर things that has been mentioned in the bylaws, so it is not restricted to all these things that has been enumerated और said over here। इसको छोड़ के बायलॉज के अंदर कोई भी चीज लिखा हुआ है, या कोई भी चीज बाद में मॉडिफिकेशन होता है, वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, और आपकी जो लेटर ऑफ अलॉटमेंट आपको इशू की गई है वो प्रिवेल करेगी और उसमें स्टैंड करेगी, या फिर वो लेटर ऑफ अलॉटमेंट भी कैंसिल किया जा सकता है, और आपकी मेंबरशिप के ऊपर इश्यूज हो सकते हैं।
तो स्टेटमेंट एक्सप्रेसली ये जो लेटर ऑफ अलॉटमेंट आपको इशू किया जा रहा है, इसमें आपको बहुत क्लियरली जो सोसाइटी के सेक्रेटरी और चेयरमैन को ये मेंशन करना पड़ेगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ इशूइंग दिस लेटर ऑफ अलॉटमेंट टू दिस स्पेसिफिक मेंबर, दैट इट इज फॉर द रेसिडेंशियल पर्पस। या फिर अगर आप कोई ट्रस्ट फॉर्मेशन करके वहाँ पे मेंबर ऑफ द सोसाइटी बनना है तो उसको अपना पर्पस वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप इसको ब्रीच और बायलॉज करते हो, जिस चीज के लिए आपको लेटर ऑफ अलॉटमेंट इशू किया गया है वो आप नहीं कर रहे हो, कुछ और आप कर रहे हो, विच मे बी कंसिडर्ड टू बी इन सीरियस नेचर बाय द मैनेजिंग कमिटी ऑफ द सोसाइटी, इन दैट कंडीशन दिस सोसाइटी मैनेजिंग कमिटी में क्या कर सकता है, मैनेजिंग कमिटी कंसिडर्स इट ऑफ सीरियस नेचर, कोई बहुत ही ग्रेव नेचर का है, कोई सीरियस नेचर का है, कोई बहुत अहम चीज है जिसको कंसिडर करने की रिक्वायरमेंट है, देन द मेंबर ऑफ द सोसाइटी विल बी लायबल फ्रॉम एक्सपल्सन फ्रॉम द मेंबरशिप। जो उसको मेंबरशिप सोसाइटी में दी गई है उससे उसको निकाला भी जा सकता है और फ्लैट उससे खाली करवाया जा सकता है। तो ये हमने बहुत शॉर्ट में जानने की कोशिश की कि लेटर ऑफ अलॉटमेंट जो आपको इशू किया जा रहा है उसके कंटेंट की वैल्यू क्या है, उसको कंटेंट को क्यों समझने की जरूरत है और बायलॉज कितना इम्पोर्टेंट है इस कंसर्न में। तो ऐसे ही बायलॉज, एक्ट और रूल्स के प्रोविजंस को जानने के लिए आप जुड़े रहिए। आप सबका धन्यवाद।